देश भर में कल से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत। प्रदेश में 8,57,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोविड-19 का टीका। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, कोरोना के टीकाकरण की सभी तैयारियां हुई पूरी। देश आज मना रहा है थल सेना दिवस। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और प्रदेश में शीतलहर जारी। कोहरे और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन पर पड़ा असर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार अब विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी यानी कल से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत करेंगे। हर एक केंद्र पर कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होना है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और तमाम एजेंसियां मिशन मोड पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के टीकाकरण केंद्र पर कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग का शुभारंभ करेंगे। हर एक केंद्र पर उस दिन कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण संबंधी हर एक गतिविधि की निगरानी कोविन ऐप के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत मार्च के आखिर तक प्रथम चरण के 3 करोड़ लाभार्थियों के 60% से ज्यादा का टीकाकरण हो जाने की संभावना है। गौरतलब है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होना है। उसके बाद कोविन ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 16 जनवरी को 3006 ऐसे सेंटर होंगे जहां टीकाकरण होगा। बिल्कुल सेफ है, बहुत इम्यूनोजेनिक है। इनको अपनाइए, इनसे अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए और हम कोरोना की लड़ाई इन वैक्सीन से जीतेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीमार लोगों को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और 12 साल की उम्र से कम बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की आवाज में शुक्रवार से मोबाइल कॉलर ट्यून बदल जाएगी। शुक्रवार से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून सुनाई देगी, जो कि जसलीन भल्ला की आवाज में होगी। इस बीच विज्ञान बिरादरी से जुड़ी तमाम हस्तियों ने कोविड-19 के टीके से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और वैज्ञानिक समुदाय के खिलाफ राजनीतिक और बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही भ्रांतियों को खारिज कर दें। उन्हें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि उनके निहित स्वार्थों के कारण जो उच्च मूल्यों वाली विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठा हमने कमाई है, वो नष्ट हो रही है। हमारे प्रयासों से ही पूरी दुनिया में भारत टीके के निर्यात के मामले में अग्रणी होगा। शनिवार से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। राज्य सरकारों की तमाम एजेंसियां इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्रों पर लोगों को अपना परिचय पत्र भी दिखाना होगा। कोरोना से निपटने के लिए पूरा समाज एकजुट था। सभी धर्मों के धर्मगुरु, सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी, प्रशासन, वैसे ही ये संजीवन बूटी है एक तरह से वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रत्येक केंद्र पर हड़बड़ी में तय सीमा से ज्यादा संख्या में लोगों को न बुलाया जाए। लोग व्यवस्थित होकर तय समय और तारीख पर केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का काम प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद शुरू होगा। प्रदेश के 8,57,000 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि वैक्सीनेशन से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कोल्ड चेन मेंटेन करने की
पूरी व्यवस्था रहेगी। टीकाकरण के व उसके बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। टीकाकरण के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसके अतिरिक्त टीम में एक वैक्सीनेटर भी रहेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण किए जाने वाले लोगों की जानकारी आम जनता को देने के उद्देश्यों को लेकर कोविन डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है। कल पूरे देश में कोविड-19 के महामारी के रोकथाम के लिए वैक्सीन जो हमारे भारत में निर्मित हुआ है, उसका अभियान कल से प्रारंभ होगा 16 तारीख से पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे सुबह के समय में, और उसके बाद हमारे यहाँ 317 केंद्रों पर 100 की संख्या में हम कल प्रारंभ करेंगे। वो 31,700 की संख्या होगी कल के लिए। टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों टीकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिसे पहला टीका जिस वैक्सीन का लगा है, उसे दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की दी जाएगी। टीका लगाने से पहले लोगों की मेडिकल हिस्ट्री पता लगाने की हिदायत दी गई है। जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी है, उन्हें टीका देने से पहले सावधानी बरतने को कहा गया है। कोविड-19 टीका केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाना चाहिए। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीके न लगवाएं, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी कोरोना वायरस रोधी टीके के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया गया है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। उन्होंने कहा कि देश की दोनों वैक्सीन के साइंटिफिक डेटा यह बताते हैं कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर है और यह महामारी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। कई दफा लोग सोशल मीडिया में रूमर सुन लेते हैं कि इस वैक्सीन से ये हो गया या वो हो गया। अब साइंटिफिक लिटरेचर पे जाएं और साइंटिफिक लिटरेचर जो है उसके हिसाब से दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, कितनी बॉडी में वो इम्यूनिटी देती है, उसका भी अगर हम डेटा देखें तो दोनों वैक्सीन का जो इम्यूनोजेनिक डेटा है कि वो बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बनाती हैं, टी सेल इम्यूनिटी जो हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो कितनी बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छा डेटा है दोनों वैक्सीन का कि ये हमारी बॉडी में एक अच्छी हमें प्रोटेक्शन देती हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ इस निर्णायक जंग की तरह देश भर में शनिवार से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन लगाने की सारी तैयारी वाराणसी में भी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और बीएचयू का सर सुंदरलाल चिकित्सालय भी पूरी तरह से तैयार है। वाराणसी में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवापुरी और काशी विद्यापीठ टीकाकरण के लिए प्राथमिक केंद्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी, महिला अस्पताल, हेरिटेज मेडिकल कॉलेज भदवर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी, इन 6 जगहों पे हो रहा है। तो 6 जगहों पे जो वैक्सीनेटर्स मतलब जो वैक्सीन लगाने वाले हैं उनका सबका ट्रेनिंग हो गई है, सबको तैयार कर लिया गया है। 100 लाभार्थी वहां पर रहेंगे। उन लाभार्थियों को भी एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल चिकित्सालय पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। यहाँ भी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके पूरी तैयारी कर ली गई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। वैक्सीनेशन जैसे भी आएगा, जैसे ही आएगा और कल जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा, हम लोग उन 100 लोगों को जो कि आइडेंटिफाई होकर के हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन कल कर देंगे। शहर में पूरी तैयारियां हैं। 6 जो केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीन की डोज देने के लिए, उनमें पूरा जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन लगा हुआ है कि कितनी अच्छी तरह से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकें और लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको डोज दिया जा सके। स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन सबसे पहले लगाकर इनके साथ साथ और लोगों को भी सुरक्षित तो किया ही जाएगा, लोगों में विश्वास बढ़ाने का भी काम होगा।
कोरोना वैक्सीन झांसी आ चुकी है। 16 जनवरी से वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मेडिकल कॉलेज के स्किन विभाग में टीकाकरण के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें वेटिंग एरिया, टीकाकरण रूम बनाया गया है। वहीं से प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात भी करेंगे। इसके अलावा जिले में 5 टीकाकरण स्थल बनाए गए हैं, जिनमें जिला चिकित्सालय झांसी, जिला महिला चिकित्सालय, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 12,140 डोज प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद झांसी में निर्धारित 5 टीकाकरण स्थलों पर प्रति सत्र अधिकतम 100 लाभार्थियों सहित एक टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाएगा। 12,140 हेल्थ केयर वर्कर्स की कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन हमारे लगभग उतने वायल्स स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर पे पहुंच चुकी है और शाम तक जिला वैक्सीनेशन स्टोर पे पहुंचने की संभावनाएं हैं। और परसों शुरुआत हम 9 बजे से करेंगे। इसके साथ साथ जो 5 सेशन साइट्स हैं हमारा तैयार हैं, मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में, CHC बंगरा, CHC मोट और हमारे जो पैरामेडिकल एरिया पे उसकी तो तैयारी पूरी कर चुके हैं हम लोग। इसमें प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं और गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं जो कोविन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन करने की तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक वैक्सीनेटर, एक रिप्लेसमेंट वैक्सीनेटर, एक फार्मासिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और उसके साथ साथ 2 AEFI की यूनिट्स हैं और 2 एम्बुलेंसेस हैं। इमरजेंसी में किसी को रेफर करना है, मेडिकल कॉलेज पे हम लोग रेफर करने की सारी व्यवस्था पूरी कर चुके हैं। 2 सुरक्षाकर्मी हमेशा इन लोगों के साथ रहेंगे। उन्नाव में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है, जिसकी कोल्ड चेन का प्रबंधन जिला प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है और कल 16 जनवरी से पहले चरण की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से की जाएगी। उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने के लिए मीडिया का सहयोग सूचना प्रसार के लिए बेहद जरूरी है, जिससे आम जनता में टीके के प्रति जन चेतना का प्रसार हो सके। जनपद में 16 जनवरी से 5 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रथम चरण का वैक्सीनेशन है। अभी तक जनपद में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी वैक्सीन आके कोल्ड चेन में सुरक्षित रखी जा चुकी है। उसके अलावा जो सिरिंजेस या अन्य चीज़ें आवश्यकता होती हैं उनकी भी उपलब्धि हो चुकी है, हमारी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है। कल 5 स्थानों पर जहां वैक्सीनेशन होगा हमने वहां विशेष तैयारी भी की है। वहां जहां एक तरफ वैक्सीनेशन का व सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम रहेगा, वहीं हम लोग उन हेल्थ वर्कर्स को जिनका कल वैक्सीनेशन होना है उनको हम सम्मानित भी करेंगे। ये चरणबद्ध कार्यक्रम है। ये प्रथम चरण में कल केवल हेल्थ वर्कर्स को लगेगी जिनका पंजीकरण पहले हो चुका है। आज मुख्य उद्देश्य ये था कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर विस्तार से मीडिया को बताना, जिससे जनता तक सारी जानकारियां समय से पहुंच जाए और उनके बीच में जो भी जिज्ञासा है वो शांत हो सके। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 482 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 956 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 9,581 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,77,475 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 96.95% हो गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 482 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 956 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 9,581 है। पिछली बार 8 जुलाई 2020 को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 10,000 से कम थी और अब 6 महीने से अधिक समय के पश्चात
6.25 महीने के पश्चात पुनः एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 10,000 से कम हो गई है। जो लोग संक्रमण के पश्चात अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी कुल संख्या 5,77,475 हो गई है और प्रदेश में अब रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 96.95% हो गया है, 96.95%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,558 लोगों की मृत्यु हुई है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर एवं डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री पहन सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय संवेदना के अनुसार सेवा भाव द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो और स्वास्थ्य सुविधाओं का लोगों को लाभ मिल सके। हमारी सेवाएं जन विश्वास का प्रतीक कैसे बन सकती हैं, और खासतौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाने चाहिए वह विशुद्ध व्यवसायिक न होकर के उसके पीछे मानवीय कल्याण का भाव भी निहित हो, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और ये चुनौती आज के समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन इससे इतर गोरखनाथ चिकित्सालय ने पिछले 18 वर्षों के दौरान बिना किसी तामझाम के, बिना किसी प्रदर्शन के, बहुत शांत भाव के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर इस चिकित्सालय के माध्यम से उस उत्तम व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धरने पर बैठे हुए किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। दोनों पक्षों ने आगामी 19 जनवरी को बातचीत का फैसला किया है। ये 9वें दौर की बातचीत थी। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 9वें दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। बैठक के बाद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष 19 जनवरी को दोबारा मिलने पर सहमत हुए हैं। शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है, और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के प्रथम दिन देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शुभकामनाएं लेने हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज, विहिप कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार, राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक कुलभूषण आहूजा राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमें शुभकामना सहित
5,01,100 रुपए की राशि भी भेंट की है। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5,01,100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है। देश आज थल सेना दिवस मना रहा है। इसी दिन साल 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। सेना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे के चलते जनजीवन पर खासा असर दिखाई दे रहा है। ठंड के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी कोहरे का असर दिखा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद भी कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा। घने कोहरे होने के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रहेगी और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। दिन में भी कुछ स्थानों पर धूप न निकलने से मौसम में सर्दी रहेगी। उत्तर भारत में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड की स्थिति अभी ऐसी ही बनी रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद आज इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई। पिछले दिनों चरणों से अलग ये योजना आपूर्ति के बजाय मांग आधारित कौशल विकास पर जोर देगी। इस स्कीम का लक्ष्य 2021 तक 8 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने में मदद करना है। नारा आप लोगों ने दिया, गूंज उठा कौशल का नारा, आत्मनिर्भर बनेगा देश हमारा। ये बड़ा ही मूल्यवान नारा हमारी सारी टीम ने दिया है। आज इसी नारे को चरितार्थ करने के लिए हम सब PMKY 3 का मिशन बना करके, मिशन वाक्य, ध्येय वाक्य से मान करके वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनाने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का है, विश्वप्रिय नेता का, और जो हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, उसका सदुपयोग करते हुए हम सब आगे बढ़ सकें।
प्रयागराज में ग्राम जनका ब्लॉक भगवतपुर के प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अलग अलग ग्रामों की महिलाओं को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शौचालय की चाबी सौंपी। ये महिलाएं अपने गांव में शौचालयों का प्रबंधन देखेंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारे देश और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। जहां पहले महिलाएं बहुत पीछे थी, वहीं आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी हो रही है। दूसरे कार्यक्रम में समरसता भोज का आयोजन प्रयागराज के सुलेम सराय क्षेत्र में हनुमान वाटिका में किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह और शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में एक वृहद भोज का भी आयोजन किया गया। वो एक समूह के माध्यम से अनेक चीज कर रहे हैं और इसी समूह के माध्यम से जो 11 गांव हैं वहां पे जो शौचालय बनाए गए हैं उनकी देखरेख के लिए, निगरानी के लिए हम लोग की बहनों को एक चाबियां दी गई हैं। जो चाबी का मतलब ये हुआ कि उसकी देखरेख वही करेंगे। इससे स्वच्छता रहेगी और स्त्री रोग जो होता है उसके अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोग सफल होंगे। संत कबीर नगर में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी, पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों तक पहुंचना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण रेहड़ी पटरी के दुकानदार पाकर काफी खुश हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक जनपद में 1,309 लोगों को 1,30,00,000 रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। हमारा नाम फेकनी देवी है सर। हम 10,000 रुपया लिए, उसी में ठेला वाला लगाते हैं सर। अपने बच्चों की भी पालन करते हैं, समय से पैसा चुकाऊंगे सर। आमदनी अच्छी हो रही है, योजना अच्छा है सर। हम लोग परिवार हम लोग इसी से जिलाए खिलाएंगे सर। 10,000 रुपया हम लोग को मिला है नगर पालिका से। यूनियन बैंक में आया था, हम लोग के मिला है पैसा। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं दाउल चौराहे में मेरा पान का दुकान है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 10,000 रुपया हमको ऋण मिला है, उससे बहुत संतुष्ट है। मेरा कारोबार आगे बढ़ रहा है। जब से पैसा हमको मिला 10,000 रुपया बैंक से, हमने 5,000 रुपया पान खरीदा, सुपारी, कत्था, चूना खरीदा। उसके बाद व्यापार हमारा आगे बढ़ा, उससे बहुत हम संतुष्ट हैं। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत। प्रदेश में 8,57,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोविड-19 का टीका। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, कोरोना के टीकाकरण की सभी तैयारियां हुई पूरी। देश आज मना रहा है थल सेना दिवस। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और प्रदेश में शीतलहर जारी। कोहरे और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन पर पड़ा असर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने की संभावना बताई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।